हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल समेत होता है, यानी व्याख्या समेत होती है आपकी। ठीक है, आपका यहाँ पे एसएसटी का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, शॉर्ट पेपर, जो कि एसएसटी का आपका 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये आपका 46 क्वेश्चन से आज आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकेंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार है, यानी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन जो सीटेट है कैसे क्वेश्चन एसएसटी में पूछता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा और आपकी तैयारी भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते हैं। यानी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी 46 क्वेश्चन आज हमें करना है। 46 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 45 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण, यानी कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ग्रहण की कैसे होते हैं, यानी विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। बी ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है आपका जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे। और डी ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। कैसे, तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यानी व्याख्या देखिए, विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। यह कथन उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य है, कौन कौन से हैं, ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। दूसरा है आपका, विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे। उसके बाद है विद्यार्थी ग्रहण कैसे होता है मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन क्या है, तो बाजारों और उसकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई योजना, ये यानी यूनिट प्लान में 3 विषय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो बाजार और मूल्य वृद्धि, यानी वैल्यू एडिशन। दूसरा है आपका मोहल्ले के बाजार, तीसरा है आपका बाजारों की श्रृंखला। ठीक है, इनमें से कौन सा शिक्षण का अनुक्रम अति उपयुक्त है, तो कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है आपको, ए बी और सी। ऑप्शन नंबर बी है बी सी और ए, और ऑप्शन नंबर सी है आपका बी ए सी, और डी ऑप्शन है आपका ए सी और डी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, बी सी और ए। कैसे, तो देखिए, बाजारों और उसकी कार्य विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षक के पास उसकी इकाई योजना यानी यूनिट प्लान में 3 विषय निम्न होते हैं, यानी निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से हैं, इसका पहला शिक्षण अनुक्रम निम्नलिखित है, यानी मोहल्ले के बाजारों की श्रृंखला और बाजारों के मूल्य वृद्धि। ठीक है, उसके बाद है 48 क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए 48 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो 48 क्वेश्चन है आपका, डैश योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है, जो कि उस विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आपका ए होगा आपका साप्ताहिक, बी होगा आपका दैनिक, सी होगा आपका इकाई, और डी होगा आपका वार्षिक। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी वार्षिक। क्यों, तो देखिए, वार्षिक योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पाठ्यचर्यागत और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का संकलन होती है, जो कि उस विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष में संचालित किए जाते हैं। यह शिक्षण की एक ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में पूरे एक सत्र के लिए बनाई जाती है। वार्षिक योजना में शिक्षक संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखता है। ठीक है, वार्षिक योजना का महत्व क्या होता है, तो देखिए वार्षिक योजना का महत्व क्या होता है, वार्षिक योजना से सत्र भर के शिक्षण कार्य को एक निश्चित दिशा मिलती है, शिक्षक के आत्म मूल्यांकन में सहायता होती है। उसके बाद है शिक्षक विषय की समुचित तैयारी कर सकते हैं। चौथा है आपका, छात्रों को सत्र की समस्त गतिविधियों का प्रतिबिंब सत्र के प्रारंभ में ही मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 क्वेश्चन है आपका, देखिए 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। जेंडर यानी लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को क्या चाहिए, यानी एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो देखिए पहला है आपका
लड़के और लड़कियों को अलग व्यवसायों को अपनाने का सुझाव देना चाहिए। बी है आपका लड़के लड़कियों को अलग अलग शिक्षा देनी चाहिए। सी है आपका दैनिक जीवन में जेंडर यानी लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें आपको चूज करना है क्या है, तो राइट आंसर देखिए केवल ए और बी। बी ऑप्शन है आपका केवल बी, सी ऑप्शन है आपका केवल ए, डी ऑप्शन है आपका केवल सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी। कैसे, जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना चाहिए। जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिवृद्धि और व्यवहार को संदर्भित करता है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसे जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। उदाहरण के लिए एक पुरुष कह सकता है कि महिलाएं लड़ाई के लिए नहीं हैं, जबकि एक महिला कह सकती है कि पुरुष कुछ नहीं करते हैं लेकिन देखते हैं। इस तरह शक भाव जेंडर रूढ़िवादिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लिंग के आधार पर एक पूरे समूह की विशेषताओं के बारे में अति व्यापक है। जेंडर पक्षपात पर इस तरह की परिचर्चा बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक प्रभावी राजनीति है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, तो महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जो ये महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियां हैं, इस प्रोजेक्ट पर निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है। तो देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया व्यक्तिगत साक्षरता, बी है आपका जीवनी, सी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है आपका समाचार पत्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी व्यक्तिगत साक्षात्कार। क्या, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका सही है। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या कहा है, महिलाओं को कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियां विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है। जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि उन्हें डेटा सूचना स्रोत कहा जाता है, उसमें दस्तावेज, मानव संस्थानों, साथ ही समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन जैसे बड़े पैमाने पर मीडिया शामिल हो सकते हैं। उनकी सामग्री और रूपों के बावजूद जानकारी के सभी रिकॉर्ड दिए गए स्रोत दस्तावेजी स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। तो 51 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, यानी छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका आंकड़े एकत्रित की योजना बनानी चाहिए, यानी आंकड़े इकट्ठा करने की योजना बनानी चाहिए। बी ऑप्शन है आपका आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, डी ऑप्शन है आपका खोज का विश्लेषण करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। कैसे, तो देखिए व्याख्या, छात्रों के साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहले कदम उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने दान विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि में बालक द्वारा ही किसी समस्या को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जा सकता है। यह उद्देश्य पूर्ण होता है, इसके शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करता है, यानी अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन कौन करते हैं। तो पहला देखिए, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। दूसरा है आपका सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहां पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं। उपयुक्त कारणों या उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, सी है आपका आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। आप इस कथन की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका ए और बी, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी और सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका ए और सी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका केवल सी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कैसे, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी कैसे सही होगा, सहारा रेगिस्तान की जलवायु इतनी कठोर और गर्म है तब भी वहां पर लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि उपयुक्त कारणों व उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। और आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा रेगिस्तान हुआ करता था। अब इस कथन की जांच कैसे करेंगे। तो देखिए इस तरह के प्रश्न अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं। विश्लेषणात्मक कौशल सूचना इकट्ठा करने और विश्लेषण करने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता का संदर्भ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न भी अधिगमकर्ता विश्लेषण कौशल का आकलन करता है। ठीक है, जैसे कि साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाएं। निजी स्वास्थ्य
सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं, अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है आपका, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपका, देखिए उसके बाद क्वेश्चन है आपका, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो कि क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। ठीक है, यानी एक शिक्षिका को समझाना है कि उन्हें यह समझाना है कि एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। कैसे नहीं है, तो देखिए किस चीज़ का आकलन करेगी वो, तो पहला है आपका स्थापन आकलन, दूसरा है आपका योगात्मक आकलन, तीसरा है आपका नैदानिकात्मक आकलन, या डी ऑप्शन है आपका रचनात्मक आकलन। तो क्या करेंगी, तो वो करेंगे सी ऑप्शन, नैदानिक आकलन। ठीक है, कैसे, तो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका निम्नलिखित आकलन में से नैदानिक आकलन चुन सकती है अगर उन्हें यह समझ हो कि क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं है। नैदानिक मूल्यांकन विधि में शिक्षक शिक्षिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत में मूल्यांकन करता है। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, तो एक नैदानिक मूल्यांकन एक व्यक्ति की कमजोरी और अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में शक्तियों को प्रकट करने में मदद करता है। यह सभी छात्रों के लिए अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है, नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम समस्याओं के कारणों को निर्धारित करना और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए योजना तैयार करना होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, उसके बाद देखिए यहाँ पे 45 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो 54वां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन सा उपागमों का ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो कथन ए दिया है आपको, सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ने के लिए एक गामी उपागम ले। कथन 2 है आपका, कलह प्रिय समकालीन मूल्य विषयों की उपेक्षा करे तो जो कि कक्षा में सामूहिकता एवं एक रूपता को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन दिया है आपका, केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है आप केवल दो सही, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी ऑप्शन है आपका ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो राइट आंसर यही होगा आपका, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। कैसे, तो देखिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित उपागमों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से, सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए बहुगामी उपागम लें, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है आपका, सामाजिक और राजनीतिक मूल सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। चौथा है आपका, कलह प्रिय समकालीन मूल्य विषयों की उपेक्षा न करें जो कि कक्षा में सामूहिकता और एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब ना तो ए सही और ना ही दो। ठीक है, 55 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अति आवश्यक होता है। तो कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को भरपूर विवरणों, तथ्यों और सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। दूसरा है आपका, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के परम स्रोतों के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरा है आपका, सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक प्रशिक्षण संभव नहीं है इसलिए यह सरल है। ठीक है, उसके बाद है आपका, डी है आपका, एक विश्लेषण मानस की बुनियादी रखने के लिए, यानी एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियादी रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है, यानी राइट आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से एक विश्लेषणात्मक मानस की बुनियादी रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। यह कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रासंगिक बनाने में अति आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन संबंधों और अंतर संबंधों, इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, और सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव रखता है। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान कैसा होना चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान को स्कूल में कक्षा के बाहर के जीवन के साथ एक बच्चे के जीवन से भी जोड़ना होगा। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के रूप में पृथ्वी की समझ विकसित करना होता है। ठीक है, अब है 56वां क्वेश्चन आपका। 56 क्वेश्चन क्या है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ए है आपका, यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपागम उपयोगी होता है। दूसरा है आपका, अंतर विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाना चाहिए। ठीक है,
तो ए ऑप्शन है आपका, देखिए ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सी ऑप्शन है आपका ए सही है किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। कैसे? यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन, कथ्यपरक, उपागम, उपयोगी और अंतर विषयक विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जा सकता है। दिया गया दोनों कथन ए और आर सही है तथा ए कथन की व्याख्या आर कथन करता है। यूनिट योजना छात्रों के ज्ञान का विस्तार करती है और इसके प्रयोग से छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवनात्मक रूप से पढ़ाने के लिए, यानी अनुभवनात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी विधि शिक्षा शास्त्रीय उपागम होगी। तो देखिए पहला है आपका ए ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना। बी ऑप्शन है आपका वृत्त चित्र का प्रदर्शन। सी ऑप्शन है आपका एक विशेषज्ञ को वाचन के लिए आमंत्रित करना। डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध सूचना के आधार पर सामूहिक प्रस्तुतिकरण करना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना, ठीक है। तो कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे व्याख्या दी गई है। तो देखिए व्याख्या में क्या कहा गया है? तो व्याख्या में कहा गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवनात्मक रूप से पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना सभी विधियों में से एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्रीय उपागम विधि होगी, क्योंकि छात्र प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक स्थानों का भ्रमण करके व्यवहारिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वहाँ ज्ञान स्थायी हो जाता है, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र भ्रमण के द्वारा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना होता है। छात्रों को उसके पास के वातावरण एवं संस्कृति आदि से परिचित कराना होता है। उसके बाद छात्रों को विभिन्न स्थलों तथा दृश्यों की सौंदर्य अनुभूति कराकर वास्तविक अनुभव प्रदान करना होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका 58 क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको क्या लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है कि छात्रों की डैश की क्षमता का आकलन करना। किस चीज़ का आकलन करना है? तो देखिए किस चीज़ का है? तो सामान्यकरण करना, अनुमान लगाना, या तर्क देना, विवेचना करना, या कल्पना करना। तो राइट आंसर इसका होगा तर्क देने के लिए, ठीक है। कैसे? आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? यह प्रश्न प्रयास है कि छात्र तर्क देने यानी विवेचना करने की क्षमता का आकलन कर सके। आकलन द्वारा यह ज्ञात होता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन सा? तो है वैधता, व्यवहारिकता, यानी वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, मानकीकरण और उपयोगिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वह किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? तो किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? तो स्थानांतरण आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, या सहपाठी आकलन। तो किस चीज का आकलन कर रही है? तो रचनात्मक आकलन का, ठीक है। कैसे? एक विषय को पढ़ाने के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। यह शिक्षिका रचनात्मक आकलन का आयोजन कर रही है। रचनात्मक आकलन छात्रों को शिक्षा उपागम में सुधार के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे रचनात्मक आकलन की विशेषताएं देख लीजिए अब यहाँ पे। तो ये निदात्मक और उपचारात्मक होती है। ये जो पढ़ाया जाता है उसे अभिकल्पित करने में छात्रों के पूर्ण ज्ञान और अनुभव का गठन किया जाता है। यह छात्रों को उसके अधिगम में सक्रिय भागीदारी के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है 60वां क्वेश्चन है आपका, यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका 60। तो देखिए 60 क्वेश्चन क्या है आपका? तो विविधता और भेदभाव, ठीक है। विविधता और भेदभाव विषय में पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। कौन कौन से? तो देखिए विद्यार्थी ए का है आपका, विद्यार्थी ए ने कहा विविध परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। विद्यार्थी बी जो है रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। तीसरा जो है यानी विद्यार्थी सी जो है आपका, वो भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है, ठीक है। उसके बाद है आपका
उसके बाद देखिए आपका यहाँ संकेत भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों को संकेत करने में समर्थ है। तो अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुव्यवस्थित कीजिए, यानी इसमें सुव्यवस्थित करना है, यानी क्रम में लगाना है आपको। कौन सा पहले आएगा? तो देखिए पहला जो है, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन दिया है ए, बी और सी, दूसरा ऑप्शन है बी, सी, ए, और तीसरा ऑप्शन है सी, बी, ए, और डी ऑप्शन है आपका सी, ए, बी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, सी, बी और ए। ठीक है, कैसे? विविधता और भेदभाव विषय में पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। अवधारणात्मक तौर पर अति स्पष्ट से आरंभ करते हुए टेस्ट में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को इस प्रकार सुव्यवस्थित कर सकते हैं। पहला है विद्यार्थी सी, यानी भेदभाव के विशिष्ट कृत्यों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ है। ठीक है, उसके बाद है जो दूसरा विद्यार्थी है वो ए है, यानी विभिन्न परिस्थितियों में पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने में समर्थ है। तीसरा जो है विद्यार्थी बी है, रूढ़िबद्ध धारणा बनाने और पूर्वाग्रह को परिभाषित करने में समर्थ है। इसी प्रकार विकल्प डी सही सुव्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो एसएसटी का आपका 60 क्वेश्चन है सीटेट का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे कल आपको और किसी जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसका आपका एसएसटी का करवाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।